नमस्कार दोस्तों, ज्ञान करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को किस तरह से किया जाता है, परसेंटेज से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवालों को हमने देखा था और ये भी देखा था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए थे जिनको हमने लास्ट लेक्चर में किया था और उम्मीद करता हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब उसी में ही एक स्टेप ऊपर चलते हैं। ये जो आज के सवाल होंगे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं सवाल हैं ये, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत डाटा का चेंज होता है, थोड़ी बहुत भाषा का अंतर होता है, मगर सवाल कुछ इन्हीं तरीके से ही आते हैं। अगर आपने इस तरीके के सवालों को करना सीख लिया तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपके जो सवाल आएंगे थोड़े अगर हटके भी आते हैं तो आप उनकी भाषा को समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से उसको कर पाएंगे। तो जैसा हम पहला सवाल ले रहे हैं, यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज़्यादा है, ठीक है, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने % कम है। देखिए बच्चे, यहाँ पे गौतम है, गौतम की लंबाई सीमा, गौतम की लंबाई जो है सीमा की लंबाई से 10% ज़्यादा है। 10% की फ्रैक्शन होती क्या थी, 10% की फ्रैक्शन होती थी 1/10, क्योंकि बोल रहा है कि 10% ज़्यादा है तो 10% ज़्यादा का मतलब है 10 + 1 कितना हुआ, 11 हुआ। तो सीमा की लंबाई से ज़्यादा है ना ये गौतम की, तो गौतम की 11 होगी तो इसकी 10 है, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे सवाल में ये भी बोल रहा है कि तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने % कम है। सीमा की लंबाई कितनी कम है गौतम से, यहाँ देखा जाए तो 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का अंतर किस पे है, 11 पे है, क्योंकि गौतम से पूछा जा रहा है। गौतम से मतलब तुलना हमें गौतम से करनी है ना, ठीक है। तो गौतम की लंबाई से सीमा की लंबाई कितना कम है, कम 1 है, कितने पे, 11 पे, तो कितना 1/11 का कितना होता है, फ्रैक्शनल को जब हम परसेंट में चेंज करते हैं कितना आता है, 9 से 1/11%। नेक्स्ट सवाल को अब देखते हैं। कि दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% ज़्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है। देखिए बच्चे, दो संख्याएं हैं यहाँ पे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने मान ली 100, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% ज़्यादा है, मतलब 100 का 30% 130, और दूसरी संख्या 40% ज़्यादा है तो 100 का 40 140। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है। तो पहली संख्या 130, दूसरी संख्या का, जिससे कहा जा रहा वो नीचे रखते हैं, का कितने % है। तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसका % फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का % में आ जाएगा, 92.6.7%। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज़्यादा है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है। राम श्याम, तीस % की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे, 30% की फ्रैक्शन होती है हमारी 3/10। ये कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तो राम का वेतन कम है ना 30%, तो ये अगर 10 है तो ये कितना हुआ, 7 हुआ। क्यों हुआ, 30% कम है, तो 30% मतलब 10 का 30% 3 हुआ, ठीक है। 10 का 30% 3 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 - 3 = 7। तो ये 7 इसलिए यहाँ आया है, ठीक है। उसके बाद आगे सवाल कर रहा है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से, ठीक है, कितना ज़्यादा है यहाँ पे, +3। तो 3 ज़्यादा है किस पे, राम का वेतन, तो श्याम का वेतन ज़्यादा है 3 किससे, 7 से। तो 3/7 किसकी होती है। देखो यहाँ पे एक तरीका और है 3/7 को फ्रैक्शन निकालने का, हमें पता है, इसको हम कर सकते हैं
1/3/7। हमें पता है 1/7 की कितनी होती है, 1/7 की होती है 14 सही 2/7%। ठीक है, इसी में हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये वाली 3 की मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पे, तो कितना 14 3 42, 2 3 6/7%। तो यहाँ पे ये आ सकता है कि 42 सही 6/7%। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है तो मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने % कम है। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, नीचे यहाँ पे सोहन हो गया, यहाँ मोहन हो गया। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है। 25% की फ्रैक्शन होती है बच्चे 1/4। ठीक है, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है। अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5% 25 तो ये 5 हो गया। तो बताना है मोहन का सोहन से कितना कम है। तो मोहन का कितना कम है बच्चे, यहाँ पे 1 कम है। तो 1 कम है कितने मोहन सोहन से, तो 5, 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। बहुत ही आसान सवाल है, 2-3 बार करेंगे तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगा और इसको फिर अपना पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि भोजन की कीमत 10% बढ़ जाती है तब एक व्यक्ति को खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए बच्चे, इस तरीके के सवालों को करने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे देखिए, इसमें 2 चीज़ बात हो रही है, एक पुरानी एक नई 2 तरीके की, एक पहले की एक बाद की। ठीक है, पहले क्या था बाद क्या था। तो पुरानी जो कीमत थी वो एक नई कीमत। साथ ही साथ इसमें बोला कि जब भोजन की कीमत, और कीमत की बात हो रही है पुरानी नई में, ये कीमत आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो पुरानी कीमत और नई कीमत तो कितना 10% बढ़ जाती है। तो 10% बढ़ती मतलब क्या है, 1/11 1/10 1/10 हो जाएगी। ठीक है, तो पुरानी कीमत अगर 10 थी तो बढ़ के कितनी हुई 11 हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें कितने एक व्यक्ति को खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो कमी करनी चाहिए मतलब नई खपत कम होनी चाहिए पुरानी से, ये खपत होगी। तो कह रहा है खर्च में कुछ फर्क ना पड़े। तो देखिए बच्चे, खर्च में तभी फर्क नहीं पड़ता है जब दोनों देखो, यहाँ पुरानी कीमत है, यहाँ नई कीमत है। अब इसमें क्या करते हैं हम खपत के लिए, जब हमें ये आ जाता है कि खर्च में कोई भी फर्क ना पड़े, मतलब यहाँ x आ रहा तो यहाँ भी x आए, वो तब आएगा जब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 10 और 11 का, तो आएगा 110। 110 यहाँ और 110 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 110 कब होगा, जब हमारा खपत यहाँ पे 11 होगा, यहाँ 10 होगा। अब देखिए गुणा करके वही होता है। तो जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि खपत, क्योंकि कीमत गुणा खपत ही खर्च होता है हमारा। ठीक है, कीमत गुणा यही खर्च होता है। तो जब भी इस तरीके के सवाल आए कि खर्च बराबर रहे तो हमेशा ध्यान रखना, इन्हीं को ही, इसकी डाटा को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी डाटा को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी खर्च बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि खपत कितना कमी करें। ठीक, ये अगले सवाल में कह रहा था, तो कितने % कमी करनी चाहिए खपत में, कितने %। यहाँ कमी कितनी की हो रही है, यहाँ खपत में कितनी कमी कर रहे हैं हम, 1 की कमी कर रहे हैं। 1 की कमी कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, 11 पे कर रहे हैं, पुरानी से कर रहे हैं। तो 1/11 किसका होता है, 9 से 1/11 का होता है, 9 से 1/11% होता है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमें ये पता है कि कीमत गुणा खपत जो होती है वो खर्च होता है। ठीक है, कीमत गुणा और जब खर्च हमारा बार-बार पूछ रहा है, इसका मतलब जो कीमत है खपत उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा।
जो नई का है पुरानी में चला जाएगा, पुरानी वाली नई हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सवालों को करते हैं। और बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आगे भी आप इसी तरीके से सवालों को और करते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही था, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, तो इस वजह से आज मैं इस लेक्चर को ही ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और उनको समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।